नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले गरीबी का मजाक उड़ाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, गरीबों की परेशानी नहीं दिखती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका के मध्यम चुनाव में मुसलमानों का बजा डंका, अमेरिका ने भी माना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को छोड़ना भाजपा को पड़ा महंगा, कांग्रेस ने बना लिया बड़ा मुद्दा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। साहेब के फोन से एक एमएलए तो बागीपना छोड़ता नहीं है, युद्ध कैसे रुकवा दिया यूक्रेन का, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर मोदी के भाई ने फिर से कर दी चढ़ाई, बोले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी में है सीधी टक्कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले 30 साल तक पिता के नाम से चलाई पार्टी, आज करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी किनारा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, बोले नफरत की राजनीति करती बीजेपी, नफरत के बल पर लेना चाहती जनता के वोट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का ऐलान, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। जी हां, मुलायम सिंह यादव की सीट पर अखिलेश ने ठोक दिया दावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बिहार की हालत बद से बदतर थी, युवाओं को नहीं मिलती थी नौकरी, हमारे आने के बाद हमने नौकरियां देना स्टार्ट कर दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरा दिल्ली कूड़े के ढेर पर खड़ा, भाजपा निकम्मी और एकदम जालसाज सरकार बता दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले गरीबी का मजाक उड़ाते पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बात ही नहीं करते। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अडानी और अंबानी और अमीर होते चले जा रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे पेट्रोल डीजल इन चीजों के दाम कम कर दूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद दोस्तों इन चीजों के दाम 10 गुना बढ़ गए। सिंपल सी बात यह कि अगर आज आम आदमी 1000 रुपए भी जेब में लेकर निकलता है दोस्तों कुछ खरीदने, तो दोस्तों उसके पैसे सब्जियों में ही खर्च हो जाते हैं। आप समझिए उसमें क्या खाएगा इंसान और क्या घर वालों के लिए लेगा। आप समझिए इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज दोस्तों इंसान के पास कमाई का साधन ही नहीं है। जब आप किसी को नौकरियां ही नहीं दोगे, जब भर्तियां ही नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, लेकिन अफसोस की बात है कि 1 करोड़ नौकरी तो छोड़ी 1 लाख भी नहीं मिल पाती होंगी, और आज ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप समझिए दोस्तों राहुल गांधी की बातों में दम है। गरीबी का मजाक कैसे उड़ा रहा है दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं एक गरीब परिवार से आया हूं, मैं बहुत गरीब था, मेरे बाबूजी चाय बनाते थे। अफसोस की बात यह दोस्तों, गरीब कभी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता है, वो हमेशा गरीब की रिस्पेक्ट करता है, हमेशा ये सोचता है कि मैं भी गरीब था, मैं वहीं से उठकर आया हूं। लेकिन साहब के शौक देखकर तो लगता नहीं है कि साहब गरीब थे कभी। आप समझिए 1.5 लाख का चश्मा पहनना, 10 लाख का सूट पहनना और 1 लाख के जूते पहनना, ये कौन सा गरीब करता है आप समझिए। और जब दोस्तों गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ जाए, अगर गरीब इसे कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गरीब हर अमीर भी गरीब बनना चाहेगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप समझिए जब अमीर गरीब बनने की इच्छा रखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पीएम मोदी के शौक कितने लग्जरी हैं। साहेब अब कैमरे के बिना कोई काम नहीं करते, मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी इनको एक कैमरामैन चाहिए, आरती करते हैं तो इनका वीडियो और फोटो खींचने वाला चाहिए। बताइए, भगवान के घर में जा रहा है लेकिन दोस्तों कैमरे का प्रेम नहीं छूटता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ने कर दी चढ़ाई। बोले फिलहाल बीजेपी आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है गुजरात में। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके भाई ने फिर से मोर्चा खोल दिया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के भाई आए दिन उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। अब एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है और कांग्रेस ही बीजेपी की टक्कर में है। आपको बताते चले उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ही है जो गुजरात में बीजेपी को टक्कर देगी। अगर एक तौर तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो इस बार कांग्रेस की एक नई रणनीति सामने आई है। कांग्रेस ने अपने ऑफिस कार्यालय के बाहर वो चीजें लगा रखी है, वो पर्चे लगा रखे हैं जिसमें दोस्तों बेसिकली गुजरात के लोगों ने मांग की है कि हमें ये चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ स्कूल बने, या हम चाहते हैं इस चीज से हमें छुटकारा मिले। उन सारी समस्याओं का एक बकायदा दोस्तों वो बनाया गया है पर्चा और उसको अपने कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है। यानी कि अब की बार कांग्रेस की रणनीति यह है कि वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जिन मुद्दों पर वहां के लोग परेशान हैं। और आपको अगर याद हो दोस्तों, तो कांग्रेस पिछली बार 2017 की बात है, शायद 2017 या 19 की बात है, तो 2017 के लगभग की बात है। हाँ, 2017 में दोस्तों आपको याद होगा कि गुजरात में पिछली बार महज 10 सीटों से कांग्रेस चूक गई थी। अगर देखा जाए ओवरऑल तो कांग्रेस का जो वहां पर प्रदर्शन था वो काफी बेहतरीन रहा था। खुद राहुल गांधी ने वहां पर प्रचार किया था उन दिनों, राहुल गांधी ने, और इसी के कारण राहुल गांधी 10 सीटों से चूक गए थे। हालांकि पिछली बार राहुल गांधी के साथ पटेल समाज का पूरा एक तरीके सपोर्ट था क्योंकि हार्दिक पटेल उनके साथ थे, लेकिन अब की बार हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पर मामला ये नहीं है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए, मामला ये है दोस्तों कि इस बार बीजेपी को झटका देने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति वाकई काम करेगी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाई हैं उन्होंने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी को साइडलाइन करके कांग्रेस को मेन बता दिया है। और ये बात सच भी है कि आम आदमी पार्टी अपनी वाहवाही करवा रही है, लेकिन सच में दोस्तों टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे बरसे ईसी चुनाव आयोग पर। बोले फिलहाल 30 साल तक चलाई मैंने पार्टी अपने पिताजी के नाम पर, बाला साहब ठाकरे के, लेकिन आज अफसोस की बात है कि मैं अपने पिताजी के नाम को ही मुझे साइडलाइन पड़ रहा है, उससे किनारा करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि ये पूरा मामला एक बड़ा मामला है और इस मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो जानबूझकर इस चीज को कहीं ना कहीं बड़ा बना रहा है। उद्धव ठाकरे की इस चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ा बनाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक से इंसान से ये कह रहा हो कि असली शिवसेना तो हम है। बाला साहब ठाकरे का बेटा कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे। पार्टी पर किसका हक होना चाहिए? सीधा सीधा उद्धव ठाकरे का। लेकिन एक नाथ शिंदे उस कुंभे से निकलते हैं विधायक लेकर और कहते हैं भैया पार्टी पर तो मेरा हक है और ये पार्टी असली शिवसेना हम है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि कोर्ट ने इस बेवकूफ़ी में शिंदे का साथ भी दिया। हालांकि कोर्ट ने जो कहा है उस पर अभी केस चल रहा है, लेकिन बात ये है दोस्तों कि फिलहाल ये तो सीधा सीधा जो है ओपन शट केस की तरह था कि भाई जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे ही जो उनके पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालेंगे, वही असली शिवसेना है। कल को दोस्तों कोई कांग्रेस से निकलता है और ग्रुप बनाकर कहता है कि भैया कांग्रेस तो मेरी पार्टी है, असली कांग्रेस तो हमें, तो क्या कोर्ट ये कह देगा कि हाँ भैया इस पर केस चलेगा और इसकी अनुमति देते हैं हम? तो ये तो एक तरीके से बेवकूफ़ी ही हुई कि जाहिर सी बात है। हालांकि उद्धव ठाकरे को मशाल का चिन्ह दिया गया और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे वहां पर अंधेरी ईस्ट में जीत गए और यही सबसे बड़ा झटका था एक नाथ शिंदे के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है भले ही शिवसेना ने अपना नाम बदल लिया हो, लेकिन जो शिवसेना के वोटर हैं दोस्तों वो उन्हीं को वोट देते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि फिलहाल महाराष्ट्र की जनता, खास करके जो बाला साहब ठाकरे के वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं शिवसेना से दूर नहीं होते और वो उन्हीं को वोट देते। और अब की बार ये दिखाई भी दिया अंधेरी ईस्ट में, क्योंकि सिंपल सी बात ये थी कि वहां पर पूरा दाव लगाया था उद्धव ठाकरे ने और उपचुनाव में पहली जीत थी बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अभी भी जनता का मूड
जो है वो एक तरफ ही है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल उद्धव ठाकरे की जो पॉपुलैरिटी है, खास कर बाला साहब ठाकरे की, वो अभी भी ऐसी ही चलती है और अभी भी ऐसे ही दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर तंज, बोले साहेब के फोन लगाने से एक विधायक तो बागीपना छोड़ता नहीं है, बैठता नहीं है। तो यूक्रेन का युद्ध कैसे रुक गया? दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के एक एमएलए ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने एक फोन किया और वहां का युद्ध रुक गया, और ये किसी ऐसे वैसे नहीं किया था दोस्तों, ये बड़े ही पहुंचे हुए जो एमएलए उन्होंने कहा था मंत्री ने। लेकिन दोस्तों उन मंत्री का नाम बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज को बाकायदा बड़े बड़े लोग बीजेपी के कह चुके हैं कि मोदी ने एक फोन लगाया तो वहां पर यूक्रेन का युद्ध रुक गया। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है कि पीएम मोदी ने अभी गुजरात में अपने बागियों को फोन लगाया कि भैया बैठ जाओ, मत करो बागीपन। लेकिन दोस्तों ना हिमाचल में उनकी बात किसी ने मानी, और गुजरात में तो अभी देखने को अभी हाल ही में मिल रहा है, जिसको लेकर कन्हैया ने तंज कसा। कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। प्रधानमंत्री जी आपसे अपना एक एमएलए तो संभलता नहीं है, युद्ध क्या आप खाक रुकवाओगे? इस तरीके से कन्हैया कुमार ने जमकर फजीयत कर दी। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं होते, वो खुद के ही मुद्दे बनाती है और झूठ बोलती है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते दोस्तों। झूठ तो झूठ ही होता है, आप कितना भी बोलो उस चीज को, कितना ही क्लियर करने की कोशिश को, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम ये गोदी मीडिया जिस तरीके की दोस्तों चीजें करती है, या फिर प्रधानमंत्री को उच्च स्तर पर लाने के लिए, उनको बेटर बताने के लिए दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि खास करके जनता जो है वो समझ चुकी है कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की प्लानिंग क्या है। 2024 के लिए अपने आप को दोस्तों सही बताना, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी खुद बेटर बनने की कोशिश करते हैं। मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि आज देश में जो हो रहा है दोस्तों, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उस चीज़ पर कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, और आज जो हमारे सामने हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, वो देख ही रहे हैं हम लोग। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेकिन पीएम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है पॉपुलैरिटी के काफ़ी भूखे। आप देखिए हर जगह कैमरा लेके चले जाते हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है साहब को ये पता ही नहीं है। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कि भाई आप देश के बारे में तो चिंता नहीं करते हो, लेकिन इधर उधर की बातें बीजेपी से बखूब हो जाती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार से साफ कहा है कि फिलहाल अमीर और अमीर हो रहा है, और गरीब दोस्तों और गरीब होता चला जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि इस बात में 100% सच्चाई है। अडानी और अंबानी के दोस्तों मज़े हैं, और गरीब आदमी बेचारा और गरीबी में जीता चला जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश की स्थितियां बदल चुकी हैं। देश में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो भी दुनिया देख ही रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी ने देश को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में ढाल दिया है। दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी इसीलिए इतनी ज़्यादा हलचल कर रही है क्योंकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव थे। ओवैसी ने कहा कि इससे पहले सब लोग शांत बैठे हुए थे, जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी जाग जाती है और उसको दोस्तों याद आ जाता है कि फिलहाल क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जो झूठ बोलती है वो दुनिया देखती है, और जाहिर सी बात है दोस्तों झूठी बात में बीजेपी सबसे आगे है। आप खुद जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा क्यों उठाया गया, धर्मांतर का मुद्दा क्यों उठाया जाता है, मंदिर मस्जिदों के मुद्दे को क्यों मुद्दा बना लिया जाता है। और ये चीज़ जानबूझकर होती है। जब भी बाईपोल इलेक्शंस आते हैं देश में दोस्तों, जब भी इलेक्शंस आते हैं चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा के हो, बीजेपी के पास उसका एक मुद्दा तैयार रहता है। और वो मुद्दा दोस्तों हमेशा आप समझिए समाजों से या फिर धर्मों से जुड़ा होता है। या तो हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले, या फिर
फिर मुस्लिमों को गालियां देते हैं। अब आप हाल ही में देख लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो तमाशा किया जा रहा है गुजरात में, उसको लेकर ओवैसी जमकर गरजे। हालांकि सब जानते हैं कि एक तरफ तो ओवैसी बीजेपी को ये कहते हैं कि भैया बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, दूसरी तरफ आप हर जगह पहुंच जाते हो बीजेपी का फायदा कराने। आप समझिए जहां पर आपकी पार्टी में कुछ दम ही नहीं है, जहां वो कुछ कर ही नहीं सकती, अगर 8-4 एमएलए जीत भी जाए उसके बावजूद भी दोस्तों, उसके बाद भी वहां पर हर जगह जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटरों को काटना, ये असदुद्दीन ओवैसी की जैसे स्ट्रेटजी रही है। आप देख लीजिए जैसे कि मानिए दोस्तों कि ओवैसी साहब को ज्यादातर लोग जो वोट देते हैं उनमें 100% 10% ही मान लीजिए मुस्लिम ही होते होंगे, और ये वोटर किसके होते हैं दोस्तों? कांग्रेस के। अगर ओवैसी ना हो उस जगह तो जाहिर सी बात है ओवैसी के वोटर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओवैसी इसी चीज का फायदा उठाते हैं और बीजेपी उनसे ये सब कुछ करवाती है। ये जितने भी भाषणबाजी चल रही है इसका क्या मतलब है? अगर आप सच में चाहते हो कि बीजेपी हारे तो आपको कम से कम उन जगहों पर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए या फिर कांग्रेस को दूर से रहकर ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं दोस्तों कि मुस्लिमों के खिलाफ कानून लाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। इसके अलावा देश में कोई सी ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी का सामना कर सके। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी सबसे मजबूत पार्टी है। आप समझिए कांग्रेस का मतलब ये है दोस्तों बीजेपी की हार। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि 50 साल तक कांग्रेस ने सत्ता पर राज किया। ठीक है अभी बीजेपी का टर्न चल रहा है, लेकिन जिस दिन बीजेपी सत्ता से गई दोस्तों और 100 साल तक कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी ने महज 5 साल में देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज 8 साल 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार आए हुए, दूसरी बार भी रिपीट हुई, लेकिन बीजेपी सपने देख रही है कि तीसरी बार भी हम ही आ जाए। लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अब की बार सब कुछ ठीक से चला दोस्तों और अगर दिमाग से एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए पीएम के सामने जिसके सामने पीएम नरेंद्र मोदी को मात मिले, तो दोस्तों उसके बाद बीजेपी को सत्ता में कहीं ना कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और इस बात में 100% सच्चाई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात में राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। राहुल गांधी संभालेंगे गुजरात की कमान। दरअसल आपको बता दें 22 तारीख के दिन दोस्तों राहुल गांधी जो गुजरात जाएंगे। गुजरात में राहुल गांधी का दौरा है पहली तरफ। अब तक दोस्तों राहुल गांधी गुजरात नहीं गए थे। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा गुजरात में राहुल गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर खेला करने वाले। सब जानते हैं दोस्तों कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और इन 27 सालों में गुजरात में कोई विकास का काम नहीं हुआ। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो गुजरात जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की सोच ये सोचने को मजबूर कर रही है दोस्तों कि इस बार कांग्रेस कुछ नया कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लोगों तक गई, कांग्रेस ने लोगों के मुद्दे पूछे कि इनके मुद्दे हैं क्या, और उन मुद्दों को पूछने के बाद दोस्तों कांग्रेस ने उन सभी की जो परेशानियां हैं बाकायदा एक बोर्ड पर लिखी और उसका लेटर कह सकते हैं, पत्र कह सकते हैं, उस पत्र को ऑफिस के बाहर लगा दिया कि ये जनता के मुद्दे हैं और जीतने के बाद हम इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे, इन समस्याओं को दूर करेंगे और जो जनता की हमसे मांग है उसी पर हम चुनाव लड़ना है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, आपको याद हो कि ऐसा ही एक बयान प्रशांत किशोर ने दिया था। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं जब सर्वे करता हूँ, जब मैं लोगों से पूछता हूँ, तो मैं ये पूछता हूँ उनसे आम आदमी बन के कि उनके मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों पर चुनाव देने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति मुझे प्रशांत किशोर के उस बयान की याद दिला रही है जिसमें प्रशांत किशोर दोस्तों जब रणनीतिकार हैं, क्योंकि वो जब वो रणनीति बनाते हैं तो वो लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे उनका मेन मुद्दा पूछते हैं कि दरअसल उन्हें प्रॉब्लम क्या है, किस मुद्दे पर वो वोट देंगे। और ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने लोगों के वो मुद्दे जान दिए हैं और इस बार कांग्रेस उसी मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। फिलहाल
हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस दोस्तों मिलते रहें।